बस चल इधर ध्यान दे। नाउ टू अंडरस्टैंड रोटेशनल मैकेनिक्स वी हैव टू रिमेंबर कि हम क्या पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 सबको याद होगा। उसमें एक सिंपल चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह से उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने पढ़ा था कि अगर उसकी पोजीशन चेंज हुई तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुई, तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बिकम्स वेलोसिटी। फिर अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो वो भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुई, तो इट बिकम्स एक्सेलरेशन। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट विच वी आर रन इन काइनेमेटिक्स। फिर डायनामिक्स आया कि भाई ये यहाँ से यहाँ पहुँचा कैसे, व्हाट वाज द पैरामीटर्स जो इसके ऊपर लगे जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो वहाँ पे एक फोर्स था, तो चैप्टर नंबर 5 बन गया फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। अब लॉस ऑफ मोशन में सबसे मेन इंसान कौन था जिसकी वजह से पूरा चैप्टर बना? क्योंकि भाई मास, इफ़ यू डजंट नो मास यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन NLM। अभी तक हमने जो कुछ किया था उसमें सब जगह पे मास की ज़रूरत थी। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, उसमें मास के अलावा कुछ बनता नहीं था। अगर एटवुड्स मशीन को कंसीडर करें या किसी भी चीज़ को कंसीडर करें तो मास से ही सब काम होता था। इफ़ यू हैव टू फाइंड टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ के फोर्स को इक्वेट करते थे। अगर ये राइट हैंड साइड जा रहा है तो ये टेंशन ज़्यादा होगा, ऐसा मान के दिस माइनस दिस, अगर इसको यहाँ से कोई खींच रहा है तो इसमें से इसको माइनस करके जो बचेगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो अगर टेंशन पता है तो मास मिल जाएगा, अगर मास पता है तो टेंशन मिल जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अगर मास नहीं है हमारे पास तो चैप्टर नंबर 5 बनता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो मास हमको पता था, तो मास की एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है जो हमने पढ़ा, इनर्शिया। उसका मतलब क्या होता है कि लीनियरली किसी चीज़ को उसकी पोजीशन को में चेंज लाने के लिए जो मुश्किल हमें पड़ती है, दैट मुश्किल इज़ नोन एज इनर्शिया। सिंपल, वो हमने सब कुछ आसानी से समझ लिया था। फिर जब उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ फोर्स लगाने से तो कुछ वर्क हो गया तो उसके लिए कुछ एनर्जी यूज़ होगी। तो इन दोनों का एक रिलेशन है, वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम के बाद वो वर्क करने में कितना टाइम लगा, दैट बिकम्स पावर। तो यहाँ तक आपका 3, 4 एंड 5 ऐसे आपका रिलेशंस चलते हैं। पर अब जब चैप्टर नंबर रोटेशनल मैकेनिक्स में आते हैं तब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। ये सब कुछ पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने से पहले ही वी हैव डिस्कस 2 पर्टिकुलर थिंग्स। एक को बोला था हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या था? एडोड विथ ऑल द मास ऑफ द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी का मास उसके अंदर कंजर्व्ड है, ऐसा हम मानते थे। पर ऐसा कभी होता नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। इसका यूज़ क्या है? व्हेन वी आर लुकिंग इनटू आवर गूगल मैप्स तो हमारी कार हमको एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दिखती है, पर क्या वो रियलिटी में पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है? नहीं है। लेकिन वो फर्दर हमने समझने के लिए उसको एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया। मतलब अगर कार का एक पॉइंट यहाँ से सूरत पहुँचा है तो पूरी कार यहाँ से सूरत पहुँच चुकी है। दैट वाज द कंसर्न। फिर क्या करना है? कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल हो गया। फिर एक चीज़ थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर समझने के लिए भी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो कि भाई जहाँ से ऑब्जर्वर, हमने देखा कि भाई मोशन, ये सब कुछ क्या है? तो कि भाई मोशन की अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है कि अगर मोशन हुआ तो इतनी फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, दैट यू कैन लर्न। मतलब किसी इंसान के बारे में हमें समझना है तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी हाइट कैसी है, उसकी आंखें का कलर क्या है, बाल का कलर क्या है। तो हमने क्या समझा? मोशन को समझा। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज थी। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते हैं कैसे? क्योंकि भाई मोशन इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब एक चीज़ के रिस्पेक्ट टू दूसरी चीज़ मोशन कर रही है, दैट्स हाउ वी वर्क। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो कि भाई जहाँ से ऑब्जर्वर अपना ऑब्जर्वेशन लेता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या थे कि इफ़ यू आर आउटसाइड अ बस और बस मोशन कर रही है तो बस के अंदर बैग पड़ा है और एक इंसान बैठा है, तो वो इंसान उसी बैग को देखेगा और आप बाहर से उस बैग को देखोगे तो उसमें चेंज क्या आएगा?
बाहर से देख रहे हो बस चल रही है, आपको बैग चलता हुआ दिखेगा। वो अंदर बैठा हुआ बैग को देख रहा है तो बैग कैसा दिखेगा उसको? स्टेशनरी दिखेगा। सो दैट्स हाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्क। देयर इज नो सच रूल टू डिसाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई प्रॉपर रूल नहीं है, अपने को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने वेज कंस्टेंट के सम करा है चैप्टर नंबर 5 में, तो हमने क्या किया था उसमें कि ऐसा कुछ सम था और इसकी वेलोसिटी पूछी थी, तो इसको कैसे करना चाहिए। तो अगर ग्राउंड फ्रेम में करते, इसकी वेलोसिटी एक्चुअली 10 मीटर पर सेकेंड थी, ग्राउंड फ्रेम में करते तो इसके कंपोनेंट बन रहे थे यहाँ पे। तो वो कंपोनेंट ना बने इसके लिए हमने क्या किया, इसी के ऊपर बैठ गए एंडमैन बन के, तो फ्रेम कहाँ पे आ गई? इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? अगर इसके ऊपर फ्रेम आ गई, अगर ग्राउंड से देखे तो अगर ये वेज इस तरफ चल रहा है और वी नीचे चल रहा है, सो देर आर 2 वेलोसिटीज, एक 10 इधर एक वी इधर, ऐसा हमको दिखेगा। पर अगर तू इसी पे बैठ जाएगी तो ये तेरे को स्टेशनरी लगेगा, बिकॉज ये तेरे ऊपर ही है। समझ में आ रहा है? और हमको क्या लगेगा, अगर ये चल रहा है तो हमको लगेगा कि वॉल हमारी तरफ चल रही है। तो 3-4 कॉन्सेप्ट उसमें हमने यूज़ किए थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। अब ये सब आगे फिर से आएगा। सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो अब जो रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करना है, मतलब वो क्या है, तो कि इन रियलिटी जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर नॉट अ पार्टिकल। तो उसको पढ़ने के लिए हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए सेंटर ऑफ मास वगैरह आएगा। पर आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशनल मोशन, कि रोटेशनल मोशन एक्चुअली क्या है। फिर सर्कुलर मोशन का बेसिक्स जो शायद किसी को आइडिया नहीं है तो उसको पहले डिनोट करेंगे। थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के पोर्शन में। तो आज का जो कंटेंट है उसमें क्या चाहिए, तो कि कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रोटेशनल मोशन। दैट्स वाई हमने इसको चेंज किया टू अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन, बट इसको वैसे का वैसा रहने दिया। अब ऐसा क्यों किया? अब कोई बॉडी रोटेट हो रही है ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो सबसे पहले रिजिड बॉडी करके एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। कि कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल से हटके हम आ गए रिजिड बॉडी के ऊपर। तो रिजिड बॉडी का क्या डेफिनेशन था? आई थिंक तो गोखई गयो तुम रिजिड बॉडी એટલે શું? मतलब 2 पॉइंट्स बिटवीन द बॉडी, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ बॉडी अवेलेबल अराउंड अस। ऐसी कोई बॉडी हमारे पास नहीं है, पर समझना है कि ऐसी बॉडी के लिए सब कुछ आइडियली चलेगा। तो रियलिटी में जो बॉडीज होंगी उसके लिए तो क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इफ़ यू आर गोइंग टू मेक समथिंग, कोई पर्टिकुलर मशीन बनाना है जिसमें कितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका एलोंगेशन होगा नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसका यंग मॉड्यूलस चेक करके हाँ डिसाइड करेंगे कि उसका यंग मॉड्यूलस कितना है। पर अभी के लिए क्या समझना है, रिजिड बॉडी इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज टू एक्सप्लेन रोटेशनल मैकेनिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल क्यों नहीं चला, तो इसको समझने के लिए ये एक एग्जांपल है कि इफ़ वी हैव अ बॉडी, रिजिड बॉडी, consider 2 points inside the rigid body, point A and point B. Now if we apply some force here, it will start moving like this. इसका रोटेशनल मोशन चालू हो गया। अब ये रोटेट होने लगा अराउंड एन पर्टिकुलर एक्सिस, ये उसकी एक्सिस है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है सब अभी आएगा। अभी हम समझ रहे हैं कि वाई टू यूज़ रिजिड बॉडी टू एक्सप्लेन दिस, why we cannot use concept of particle to explain rotational mechanics. So particular explanation क्या है इसका, कि जब ये रोटेट होगा तो इसमें तो हम बता सकेंगे ये बी पार्टिकल का ये ट्रेजेक्ट्री हो गया, रोटेशन का ये पार्टिकल का ये हो गया ट्रेजेक्ट्री। तो ये भी दिख रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल द ट्रेजेक्ट्री ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है? एक ये सेंटेंस बोल सकते हैं। और एक ऐसी कंडीशन होगी
कि जब ये पेन आपके सामने है, कंसिडर इट अ पॉइंट पार्टिकल, अब आपके सामने ऐसे जा रही है तो आप इसको कौन सा मोशन बोलोगे? लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन बोलोगे। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता करता भी ले जाऊँ तो भी आपको तो क्या लगेगा कि ये लीनियर मोशन में ही है। समझ में आ रहा है? सो दैट्स वाई कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इज कैन नॉट केपेबल टू एक्सप्लेन द रोटेशनल मोशन। वो दोनों केस में हमको क्या दिखा रहा है कि ये ट्रांजिशनल मोशन ही है, असल में ये रोलिंग मोशन है। वो आएगा और वो चैप्टर एंड होते होते ये सब कुछ समझ में आएगा। ये सारे नोट्स आपको दिए हुए हैं, पर लिखना है तो लिख ले, कोई बात नहीं है। अब इसमें रिजिड बॉडी की एक खास बात है, वो क्या है? ओके, व्हेन वी कंसीडर अ रिजिड बॉडी विच इज मूविंग इन अ ट्रांसलेशनल मोशन, ये सबको पता है, लीनियर मोशन सबको पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। व्हेन अ पार्टिकल और अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। इन दिस कंडीशन रिजिड बॉडी की खास बात क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विल नेवर चेंज, अगर वो ट्रांजिशनल में है या कोई भी मोशन में है। दूसरा कौन सा पॉसिबल मोशन है? तो क्या ऐसा एक मोशन भी हो सकता है जहाँ पे वो सेम बॉडी कर्वी लीनियर मोशन करे। तो रिजिड बॉडी कैन परफॉर्म ट्रांजिशनल मोशन, कर्वी लीनियर मोशन, और दूसरा कौन सा मोशन रिजिड बॉडी कर सकती है? तो उसके एक एंड को पिवोट कर दो और इसको ऐसे रोटेट कराओ तो वो रोटेशनल मोशन भी कर सकती है। हमने डिस्कस किया था व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, कि अगर किसी सर्कुलर मोशन की बात करो तो एक कार किसी सर्कुलर ट्रैक में चलती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे देखो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, जहाँ से पार्टिकल घूम रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। एक्चुअली दोनों सेम ही होते हैं, पर जब हम उसको प्रैक्टिकली पढ़ते हैं देन देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम। एक्सिस का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर क्या था इसमें? बस ये एक ट्रांजिशनल मोशन कर सकता है, कर्वीलिनियर कर सकता है, रोटेशनल कर सकता है, और एक और टाइप का मोशन आता है जिसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। अब प्योर रोलिंग में क्या हो रहा है वो समझना है कि कंसीडर द 2 पॉइंट्स इनसाइड अ रिजिड बॉडी। ये 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए। अगर तुम ए पार्टिकल पे बैठ के बी को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? बी को देखोगे तो रेस्ट पे दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इफ यू सीट ऑन पार्टिकल ए एंड ऑब्जर्व द पार्टिकल बी यू विल फाइंड इट एट रेस्ट। और अब क्या होगा? कंसीडर इन दिस कंडीशन कि अगर पार्टिकल ए इधर और पार्टिकल बी इधर, तो यू विल सी पार्टिकल ए पे बैठ के अगर बी को देखोगे तो क्या दिखेगा? कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो फॉर एनी बॉडी व्हेन वी कंसीडर 2 ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द रिजिड बॉडी देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, कि एक के रिस्पेक्ट टू दूसरा रेस्ट पे हो सकता है और दूसरे के एक के रिस्पेक्ट टू दूसरा कैसा हो सकता है? सर्कुलर मोशन में हो सकता है। सिंपल है। सो इसको इनसाइड द बॉडी रिजिड बॉडी होल इटसेल्फ कैन परफॉर्म मैनी टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांजिशनल भी कर सकता है, कर्वीलिनियर भी कर सकता है, रोटेशनल भी कर सकता है और रोलिंग भी कर सकता है। ये प्योर रोलिंग विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट टू लर्न, पर वहाँ तक पहुँचने से पहले अपने को बहुत टाइम लगेगा। वी हैव टू कंसीडर सो मैनी थियरीज बिफोर दैट। तो सबसे पहले क्या समझना है कि रिजिड बॉडी इटसेल्फ कैन परफॉर्म दिस 4 टाइप्स ऑफ मोशन, बट उसके अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे कैन ओनली इन द 2 स्टेट्स, कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू या तो रेस्ट पे होंगे थ्रू आउट द मोशन, या तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू कैसे होंगे? सर्कुलर मोशन में होंगे। सिंपल है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कैसा कंडीशन होगा। समझ में आ रहा है? अब रिजिड बॉडी का बेसिक मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, नॉट एट ऑल, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे? समझ ले कि ये 3 पार्टिकल है ए बी और सी, तो समझिए बी जितना आगे जाएगा उतना ही सी जाएगा, उतना ही ए भी जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय ए इज इक्वल टू बी एंड सी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? क्या बोल सकते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय ए इज इक्वल टू बी एंड सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बी चलेगा रोटेशनली उतना ही ए चलेगा और उतना ही सी भी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 3 पार्टिकल्स इनसाइड द रिजिड बॉडी विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनसाइड एनी पॉइंट विल बी सेम, मतलब ओमेगा फॉर एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी विल बी सेम। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा उसको डिटेल में। अभी सब हमने एक जल्दी जल्दी रिकैप ले लिया कि क्या हमें आता है और रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या क्या कर सकती है। अब कट शॉर्ट टू हम आगे बढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे और थीटा को इंट्रोड्यूस करते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली आपके कौन से चैप्टर में था? मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 4, लास्ट थियरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें क्या होता था, एक लड़का होता है रस्सी के ऊपर कुछ बांध के उसको गोल गोल घुमाता है। दैट वाज द स्टोरी, आप पढ़ लेना। हाँ, तो वो स्टोरियों के बीच में अपन नहीं जाते, सीधा कंटेंट पे आते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले एक इंस्टेंस समझा देता हूँ। जब हम एंट्रेंस लेवल पे आते हैं तो क्या समझना है एक्स्ट्रा, मतलब जब बोर्ड पे हम पढ़ते थे बोर्ड लेवल पे, तो क्या होता था कि सर्कुलर मोशन शुड हैव अ सर्कुलर ट्रैक। कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए सर्कुलर ट्रैक कंपलसरी होता है, ऐसा हमने समझा था जब हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। पर क्या ये सेंटेंस 100% सही है? तो क्या नहीं। तो क्यों नहीं? तो क्या कंसिडर, अपने आप को ऐसे कंसिडर करो कि आप ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और आपको यहाँ से कोई अगर ऑब्जर्व करे, आपके पीछे ही खड़ा हो के आपकी मम्मी आपको देख रही है कि ये घर से निकला है तो क्लास में ही जा रहा है कि कहीं और जा रहा है, तो सीधा सीधा जा रहा है कि नहीं वो देखेंगे, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप कहीं और टर्न करो। अगर कोई आपको देख रहा है तो आप सीधा ही जाओगे। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, इन दिस केस क्या आप सर्कुलर मोशन के जो कंपोनेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हो? मतलब अगर रुद्रा को उसकी मम्मी देख रही है कि सीधा सीधा जा रहा है कि नहीं, लेकिन उसके थोड़े ही दूर उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है, वो उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है। इफ शी विल ऑब्जर्व हिम, तो क्या उसको देखने के लिए, अगर वो थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुँच गया तो उसको देखने के लिए कुछ एंगल बनाना पड़ेगा। ये सेम एग्जांपल हमने कंसीडर किया था। अगर कोई अच्छी लड़की हमारे सामने से चल के जा रही है तो उसे हमें देखना है, तो क्या होगा, वी विल मेक सम, हमें मुंडी घुमानी पड़ेगी। मुंडी घुमानी पड़ी उसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी हैव टू डू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसने ये जो डिस्प्लेसमेंट किया उसका क्या नाम था, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो जो लड़की चल रही है वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ तो ये पूरा लीनियर मोशन दिख रहा है, फिर भी इसमें कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलर मोशन लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सेम क्वेश्चन था एक, कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और अगर आप ट्रेन से देखेंगे तो सपोज ऐसा होता है, ये ट्रेन का आपकी खिड़की है, विंडो, और ये दूर की विंडो है, ये एकदम बाजू के कंपार्टमेंट की विंडो है। तो इसको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगा कि इसको देखने में? इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी। तो ए वाले को देखने के लिए आपको ज़्यादा ऐसे मुंडी घुमा के ट्राई करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो एकदम, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है एक्चुअली, पर इसको रोटेशनल से भी कर सकते हैं कि इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम ईयर, तो अगर ये ट्रेन ऐसे सर्कुलर ट्रैक में होगी तो आप यहाँ से इसको आसानी से देख पाओगे, पर इसको देखने के लिए यू हैव टू हैव एक्स्ट्रा एंगल। समझ में आ रहा है ना? समझ पड़ी? તારી બાજુની જ તારે જોયું હોય, ટ્રેનમાં બેઠી હોય તો, અને બાજુની જ કમ્પાર્ટમેન્ટની વિન્ડો જોઈ હોય આપણે, તો બહુ અઘરું પડે। મોસ્ટ પ્રોબેબલી ના દેખાય। કેમ ના દેખાય? કારણ કે 180 ડિગ્રીનો એંગલ છે। ખબર પડી? बिकॉज अपने पास ऑप्शन नहीं है कि बाहर मुंडी निकाल सके। तो दूर का जो होगा विंडो वो ड्यू टू सर्कुलर मोशन, कि अगर वो टर्न हो जाएगा अगर किसी जगह पे, अगर टर्न नहीं भी हुआ तो भी वो दिखने में आसानी रहेगी। समझ में आ रहा है? तो दैट वाज द क्वेश्चन। ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन था कि अगर दूर से आप देख रहे हो तो कौन सा कंपार्टमेंट आपको ज़्यादा टाइम के लिए दिखेगा, ऐसा भी एक क्वेश्चन है। और अंदर बैठे बैठे जब ट्रेन चल रही है तो बाजू का कंपार्टमेंट देखने में ईजी रहेगा या फिर दूसरा कंपार्टमेंट देखने में ईजी रहेगा? तो दूर का देखने में ईजी रहेगा। और आप ग्राउंड पे खड़े हो तो भी कौन सा आपको जल्दी दिखेगा, इजीली दिखेगा, लॉन्ग टाइम तक दिखेगा? तो दूर का पार्ट जो होगा वो लॉन्ग टाइम तक दिखेगा। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ वो समझाता हूँ। अब हमको ऐसा लग रहा है कि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है,
तो क्या डी थीटा बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या फिर कांस्टेंट है? क्या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में? अपने को लगेगा कि इंक्रीज हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से देखो कि अब थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पहुँचा तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, मतलब वो जितना दूर जाता जाएगा उतना एंगल कम होता जाएगा उसको देखने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, इनिशियल पोजीशन को नहीं देखना है ना। फॉर इंस्टेंस पहले वो यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, तो अब ये एंगल बन गया। अब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो दिस विल बी योर एंगल। तो मतलब पहले जो एंगल बना उससे थोड़ा और कम हुआ, अब थोड़ा और आगे जाएगा तो थोड़ा और कम होगा, विच मीन्स फॉर कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इफ द पर्सन इज ऑब्जर्विंग दैट लीनियर मोशन फ्रॉम द अनदर एंड, तो उसके लिए क्या होगा, सर्कुलर मोशन का कंपोनेंट डी थीटा बाई डी टी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? तो अब जो समझना है वो समझ लेते हैं फटाफट। मतलब इसमें कंटेंट क्या था कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि सर्कुलर मोशन के जो कंपोनेंट्स है वो सिर्फ सर्कुलर में ही लगे, किसी लीनियर मोशन के सब में भी सर्कुलर मोशन के कंपोनेंट लग सकते हैं। समझ में आ रहा है? इफ द पर्सन इज ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर मोशन फ्रॉम द अनदर एंड, सिंपल। तब क्या होगा, वी आर कंसिडरिंग अ रोटेशनल मोशन, ऐसे कि कोई पार्टिकल ऐसा है जिसको सर्कुलर मोशन में हमने ला लिया, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी को यहाँ से फोर्स दिया और वो आगे चल रही है। अब हमने देखा कि कोई लड़की चल रही है तो उसको हमने ऑब्जर्व किया, जहाँ तक वो जा रही थी, जब तक देख सकते हो तब तक तुम देखने का ट्राई करोगे। अब समझ लो कि यहाँ तक वो पहुँच गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कुछ एंगल हमने सस्पेंड किया, लेकिन वो पार्टिकल बी जो था उसने तो क्या किया, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर केस, इसमें क्या होगा, इसमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज द फैन इज रनिंग और फैन की स्विच करने के बाद वो 14.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो रुक गया, तो व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिनोट कर रहे हैं विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी खास बात क्या है वो अभी समझ में आएगा कि सपोज, चलो एक क्वेश्चन को रहने दो, 1 मिनट बाद इसको सॉल्व करेंगे। सपोज यू स्टार्टेड योर मोशन फ्रॉम हियर और पूरा घूम के वापस इधर आ गए, तो तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सबको 0 लगता है, 0 आएगा, पक्का 0 आएगा। देखो, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई डाउट इसमें? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और वो यहाँ पहुँचा, ऐसे भी पहुँच सकता था, ऐसे भी पहुँच सकता था। देयर आर सो मैनी पॉसिबल वेज कि वो सर्कुलरली अलग अलग रेडियस पे घूम के वापस वहीं पे पहुँच सकता था। समझ में आ रहा है? तो हर एक टाइम पे उसको अलग अलग मोशन कंसीडर करेंगे तो क्या नहीं, क्या कंसीडर करेंगे कि वो पूरा घूम के आएगा। तो अगर रेडियस नहीं पता है तो अपने को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन। समझ में आ रहा है? बिकॉज उसने एक सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट किया, उसका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एस विल बी 0, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 पाई काउंट होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज उसने एंगल सस्पेंड किया 360 डिग्री का इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। मतलब अगर इसकी रेडियस अलग है, इसकी और अलग है, लास्ट सर्कल की तो और भी ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ऑन द 3 ऑफ द केसेस उसने कितना एंगल सस्पेंड किया, 2 पाई। समझ में आ रहा है? तो 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई,
नहीं समझ में आ रहा है? तो हाउ को एक्सियल वेक्टर वर्क्स, तो कि भाई नॉर्मल वेक्टर जो होता था डिस्प्लेसमेंट, उसका मतलब क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या है कि तूने किसी को देखने के लिए पूरा, अगर हम घूम गए ऐसे, तो एक सर्कल तो कंप्लीट किया, तो सर्कल कंप्लीट किया तो 360 डिग्री का तो एंगल तो बन गया ना। समझ में आ रहा है? एंगल थोड़ी माइनस में जाएगा। तो अगर ढूंढेगी तो भी क्या आएगा, 360 माइनस जीरो, इनिशियल एंगल वॉज जीरो, तो 360 माइनस जीरो, तो मैथमेटिकली भी तेरा आंसर क्या आया, 360। समझ में आ रहा है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अगर पहले से करें तो पहले अपन 0 डिग्री पे थे, फिर हमने पूरी एंगल सस्पेंड करके 360 डिग्री का एंगल बनाया, तो 360 माइनस जीरो, तो आंसर आया 360। दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको बोलते हैं को एक्सियल वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि जितना रोटेट करते जाएंगे उतना उसका एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब वो एड अप होता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सपोज पंखा चल रहा था और फैन को ऑफ कर दिया, तो क्या हुआ, ऑफ करने के बाद भी वो इतने रोटेशन चला, 14.5 सर्कुलर मोशन में चला, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, पाई, 15 पाई, 29 पाई। में ये एस बी पूछ लिया होता तो आंसर आता 2r, या फिर डायामीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है? इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर बहुत सारे क्वेश्चन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से भी आते हैं। तो 14.5 इंटू 2 पाई, आंसर आ जाएगा 29 पाई। ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर किसी सम के अंदर इसका यूज होगा।
वो डिग्री से रेडियन में पास होने के लिए समझाता हूँ, डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है। देखो मैंने क्या समझाया सबसे पहले कि जब हम F = ma बोलते हैं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन तभी है जब मास का यूनिट किलोग्राम है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर देते तो इट विल नॉट बिकम न्यूटन। अगर ये आपका हो जाता ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो न्यूटन की जगह हो जाता डाइन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ 30 डिग्री वो नहीं चलेगा, पर इफ यू राइट π/6 रेडियन देन यू कैन कंपेयर इट टू द नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। पाई मीन्स 180। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं सिखा देता हूँ। डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई π/180 करना है। 0 0 कैंसल, 3 6 18, ये मिल गया π/6 रेडियन। और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना है। इसी चीज़ को 180/π से मल्टीप्लाई करो तो वापस 30 डिग्री आ जाएगा। फटाफट से नोट कर लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर है, कोएक्सियल वेक्टर है, और उसका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपैरिजन लिख दो। आ जाते लिख लो फटाफट, कसूँ छे नहीं एटलू। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू कंपल्सरीली रिप्लाई। मैं जो बोलता हूँ उसको रिपीट करना पड़ेगा। पूछता हूँ कुछ समझ में आया तो यस सर नो सर बोलना पड़ेगा, नहीं तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। अभी 15 मिनट है, 15 मिनट में वी विल कवर ओमेगा एंड एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है इसमें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का स्पेलिंग क्या लिखोगे? एक्सियल वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि हाउ मच सर्कुलर रोटेशन इट विल मेक, वो काउंट होता जाएगा इन द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? उसको कंप्लीट करेंगे क्या होगा, 0 से 2π कंप्लीट किया तो 2π - 0 तो क्या हुआ 2π। तो सबको ध्यान देना है, बोलना है, तभी आपका ध्यान इधर रहेगा। इन लास्ट केसेस जब हम 2 घंटे के लेक्चर लेंगे तब क्या करोगे आप? बोलते रहना पड़ेगा बीच में। ये वो हमारे हाथ में नहीं है। लेक्चर होता है वो अपने हाथ में है, कब होगा वो अपने हाथ में नहीं है। लिख लिया? हाँ, एक ये सुबह ट्राई करेंगे, हो जाएगा। सुबह आना पड़ेगा। अरे आज के दिन में फिर डिसाइड हो जाएगा कि क्या होगा। आई जैसे आज रात 9 वागे જોઈ લેજે तो वैल्यू कर दे इस प्रीमियर। मैं तेरे को लिखने को टाइम दिया तो टाइम पास कर रही है। नाउ वी हैव टू रब दिस। अब बाद में लिख लेना जब टाइम मिले। जितना टारगेट लिया है उतना कंप्लीट तो करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इधर ध्यान दो, बातें बंद। अब इसमें क्या हुआ, वी नो दैट पैरेलैक्स मेथड सबको पता है कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स आर सो फार देन वी आर कंसिडरिंग दिस मेथड थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करें तो आर्क कौन था, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, रेडियस तो आ रही थी, थीटा कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आर्क बीइंग एस, तो फॉर्मूला क्या बना,
द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। सिंपल है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस एक और केस कंसिडर करो कि अगर इसी इंस्टेंस के लिए मुझे लिखना है कि जो एस है वो क्या है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, और थीटा है वो क्या है, सबको बोलना पड़ेगा थीटा क्या है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, इसका आप डेरिवेशन ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा ds बाई डी टी। इसका लोगे तो क्या मिलेगा, अब ये क्या मिला हमको, तो ये तो हो गई वेलोसिटी, ये क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। मतलब इसको रिलेशन में लाने के लिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले एस और थीटा का रिलेशन बना दिया। अब क्या करेंगे, अब कंसीडर द इसके एक स्टेप बिफोर जाए तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का जो मीन वी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। आफ्टर अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी गेट हियर, यहाँ पहुँचते हैं अपन, बट अभी डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा। अभी क्या करेंगे, इफ़ वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, इफ़ वी वांट टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, जैसे मैंने इसका डेवलप किया एस और थीटा का, वैसे इसका करना है तो कैसे करेंगे। तेरे सामने ही है, इक्वेशन नंबर 1 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कर दो, क्या आएगा ds बाई डी टी, रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी कांस्टेंट, कोई डाउट इसमें, डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी वहाँ दिख रहा है क्या है ओमेगा, ds बाई डी टी वहाँ दिख रहा है क्या है v, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट रिलेशन मिला s और थीटा के बीच, उसमें थीटा कैसे चेंज होता है, एस कैसे चेंज होता है अपने को पता होना चाहिए, दे बोथ आर नॉट द सेम। फिर इसके लिए वी एन ओमेगा के लिए बात करते हैं कि अगर वी एन ओमेगा को डिस्कस करें किसी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए, तो हमने डिस्कस किया था देयर आर ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। अब अगर मल्टीपल पॉइंट्स है, ये सेंटर इसको बोल लो एक्सिस, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट टू ये चीज़ रोटेट हो रही है। हमने एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया है रेडियस r1 ए पॉइंट, एक रेडियस r2 पे बी पॉइंट। सो क्या इस दोनों पॉइंट की ओमेगा सेम होगी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बी होगा, व्हाट वी कैन से अबाउट, कैसे, हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि फॉर एनी पार्टिकल इनसाइड अ रिजिड बॉडी ओमेगा विल बी सेम, लेकिन क्या डिफरेंट होगा, क्योंकि भाई v अलग होगी, क्यों अलग होगी, बिकॉज v1 फॉर पार्टिकल a एट द r1 डिस्टेंस, तो v r1 ओमेगा, या r2 डिस्टेंस पे b है तो v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। समझ में आ रहा है, तो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। सेम होगी, देखो v ये हमने बोला डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, कैसे, वो हमने प्रूव किया था, बिकॉज एवरी बॉडी फॉर इंस्टेंस सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। अगर उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, तो अगर ए जितना घुमा उतना ही बी घुमा होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ए थीटा घुमा तो ये भी थीटा घुमा, तो ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी। समझ में आ रहा है, पर v का रिलेशन तो क्या है, v इज इक्वल टू वी ए अगर ढूंढना है तो वो r1 डिस्टेंस पे है, उसका वेलोसिटी ओमेगा है। फिर वी बी ढूंढना है, वो r2 डिस्टेंस पे है, उसका भी वेलोसिटी ओमेगा है। पर अब वी बी इज ग्रेटर देन वी ए कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज r2 इज ग्रेटर देन r1। समझ में आया, तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ये हम बोल सकते हैं फॉर एनी बॉडी विच इज रोटेटिंग। उसके बीच में अगर एस और थीटा की बात करें तो थीटा था एक्सियल वेक्टर, ये था नॉर्मल वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, इसकी 0 नहीं आ सकती है।
फिर वाइल वी आर कंपेयरिंग वी एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर तो कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट. ओमेगा फॉर एनी रिजिड बॉडी विल बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, पर वी चेंज हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कितना दिया हुआ है. सिंपल है. बस फटाफट इसको नोट करो, फिर एक्सेलरेशन कर लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट पर. नॉर्मल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सर्क्युलर मोशનમાં વેલોસિટી શું કામ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ અગર આ કોઈ પણ જે રીતે બે પાર્ટિકલ છે એ અગર સ્ટ્રિંગથી અટેચ છે તો અગર જે પાર્ટિકલ એ છે એની સ્ટ્રિંગ અગર કપાઈ ગઈ તો એનું જે v હશે એ સ્પીડથી આમ ફેંકાશે એમ. ऐसा नहीं है. जब हम लास्ट हेडिंग डालेगी रोलिंग मोशन की, तो रोलिंग मोशन में क्या हो रहा है वो देखो. रोलिंग मोशन में इफ़ यू ऑब्जर्व एवरी पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी इट विल बी रोटेटिंग, पर इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पॉइंट तो ये तेरे को लगेगा नॉर्मल वेलोसिटी में. तो जब हम रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, और रोलिंग इज द मिक्सचर ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दैट इज द कॉन्सेप्ट. दैट्स वाई वी हैव टू डेवलप रिलेशंस बिटवीन एस थीटा वी ओमेगा एंड ए अल्फा. तो लिखना क्या था, फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी ओमेगा विल बी सेम फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बट वी विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल. For every constituent particle of the rigid body, omega will be constant for each and every particle, but v will be depend on the radius of that particle. मतलब वो पार्टिकल किस डिस्टेंस पे लिया गया है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. तो एस थीटा के रिलेशन की जो चीज़ समझनी थी वो थी कि इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, बिकॉज इसका नाम डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब वो नहीं हुआ कि इसका आंसर भी जीरो होगा. और v इज इक्वल टू आर ओमेगा के रिलेशन का क्या समझना था कि v कांस्टेंट और सॉरी ओमेगा कांस्टेंट और v अलग अलग. अब a अल्फा में जो समझना है वो भी समझा देता हूँ फटाफट. हटू जा तुम. वो डिपेंड करता है. सपोज देखो आवर रेफरेंस पॉइंट कौन है उस पर डिपेंड करता है. जब वी आर कंसिडरिंग वन रोटेशन तो ये 2 पाई हुआ, पर अब मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ फिर अगेन मोशन चालू करूँ तो ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. पहले हमने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या था कि फैन की स्विच बंद करने के बाद वो 14.5 राउंड चलने के बाद रुका. अब एक बार रुकने के बाद तू जब फैन फिर से चालू करेगी तो वो 14.5 तो भूल जाना पड़ेगा, फिर नए रोटेशंस होंगे, फिर नया एंगल होगा. दैट लाइकवाइज जो अभी हमने किया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तूने ऐसे ऑब्जर्व किया अभी वो यहाँ रुका है तो एंगल ये, अभी इसके रिस्पेक्ट टू वो यहाँ रुका है तो एंगल ये छोटा हो गया. तो एंगल छोटा होता जाएगा जितना वो आगे बढ़ेगा, रेफरेंस पॉइंट भी चेंज होता जाएगा. अगर इसके रिस्पेक्ट टू ही तू लेगी तो एंगल बहुत बड़ा दिखेगा, और वो एंगल नहीं है. समझ में आ रहा है? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग डी थीटा बाई डी टी फॉर एवरी इंस्टेंस की वेलोसिटी का क्या हो रहा है. अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो पूरा एंगल लिखेंगे, पर अपन बोल रहे हैं डी थीटा बाई डी टी फॉर इंस्टेंस. एक इंस्टेंट पे वो यहाँ पहुंचा है, दूसरे इंस्टेंट पे वो यहाँ पहुंचा, तीसरे पे यहाँ पहुंचेगा. तो फॉर एवरी इंस्टेंट द थीटा इज डिक्रीजिंग. सिंपल है. तो वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा. दैट वाज द क्वेश्चन. वो भी एक पूछा गया क्वेश्चन था. होमवर्क में एक क्वेश्चन लखी लो.
होमवर्क में एक क्वेश्चन लिख लो कि ओमेगा इज गिवन बाय t² + 4, देन फाइंड थीटा एट 2 सेकेंड, 2 seconds. If theta is 0 at time 0, also find number of rotations. ये सब एक्चुअली दिया हुआ है जो आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स दी थी उसमें, तो वहाँ से भी कर लोगे तो भी चलेगा. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 2 seconds. ये 2 सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुए, रोटेशन या रिवॉल्यूशन जो भी लिख सकते हो. એક બીજી વસ્તુ સમજાવવાની રહી ગઈ છે, સમજાવી દઉં છું. अब इधर ध्यान दो. We know that V is the vector quantity, omega is also vector quantity, radius is also vector quantity. तो इन दोनों का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए तभी V मिलेगा. समझ में आ रहा है? When everyone is vector, तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो ये तो स्केलर हो गया. तो इसकी डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको समझते हैं कि हाउ टू राइट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. कि V = R ओमेगा लिख सकते हैं, नॉर्मल केस में चलेगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड्स, V = R ओमेगा लिख सकते हैं. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ओमेगा क्रॉस R लिखना पड़ेगा तभी ये सही है, वरना ये गलत हो जाएगा. कैसे गलत हो जाएगा? तो भाई कंसीडर अ पार्टिकल रोटेटिंग लाइक दिस. ये उसकी रेडियस हो गई, रोटेट ऐसे हो रहा है. तो अगर पार्टिकल छूटेगा तो वो कहाँ जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. इधर ध्यान दो. अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है आर रेडियस से, तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से छूटेगा तो वो कहाँ जाएगा? कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सबको बोलना पड़ेगा. कहाँ जाएगा ये? सबको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे. कहाँ जाएगा ये? टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगा. तो इसकी डायरेक्शन पता है, आर की पता है, तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? तो थीटा की जो थी वही होगी उसकी डायरेक्शन. तो समझ लो कि ये ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे होगी. अब इसको मैथमेटिकली समझे तो व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग 2 मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो सी वेक्टर कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग ए एंड बी. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? प्लेन इज हैविंग ओमेगा एंड आर. एक प्लेन के अंदर ओमेगा भी है, आर भी है. तो V कहाँ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा? इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, V वेक्टर = ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. यही सही है. आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा V का. मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएगा पर फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा. समझ में आ रहा है? तो इसको भी ड्रॉ कर लो कि जैसे हमने बताया था कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ थीटा, वैसे व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. डायरेक्शन ऑफ ओमेगा के बारे में क्या लिख सकते हैं, और इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया कि भाई ओमेगा क्रॉस आर ही लिखना पड़ेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड्स, आर को पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ता है, पर जब उसके वेक्टर फॉर्म में उसको लिखो तो ओमेगा को पहले ही लिखो, आर को बाद में ही लिखो. बाकी सब लिख लिया होगा. दस मिनट खाली मैंने आप ही दे. चालू 10 मिनट लेट किया था तो खत्म भी 10 मिनट लेट ही होगा. क्या करे? वो है तेरे नोट्स में, मैंने जो नोट्स दिया ना उसमें આપેલું છે. હેન્ડ રિટન નોટ્સ આપેલા છે, મેં PDF બી આપેલી છે.
अब इधर ध्यान दो, सर ओमेगा करना, ओमेगा 1 into r। Now the same particle rigid body of AB is rotating around an axis like this. So what is the relation between acceleration and alpha? Acceleration is normal acceleration, alpha is angular acceleration. So जब भी कोई बॉडी रोटेटिंग मोशन में होती है, so there are two angular possibilities, sorry, accelerations possible. पहला एक्सेलरेशन कौन सा होगा कि अगर कोई भी बॉडी गोल गोल घूम रही है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बाय डिफॉल्ट. सो अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है v²/r. कोई डाउट है किसी को इस फॉर्मूला में? अगर कोई बॉडी घूमेगी तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा जो कंपलसरी बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा? बस सबको बोलना पड़ेगा, ध्यान दो इधर, मुद्रा बाद में लिखना, इधर बोल, इधर ध्यान दे. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी मस्ट, वो चाहिए कि नहीं चाहिए वो आ ही जाएगा. दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा होता है? व्हेन यू कंसीडर अ मेरी गो राउंड, कि कोई मेरी गो राउंड में बच्चे बैठे हुए हैं, अब उसकी वेलोसिटी को तुझे इंक्रीज करना है, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, तो विच कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल इंक्रीज? तो एक ऑप्शन है कि तुम उसको ऐसे धक्का दो टेंजेंटियली, और एक ऑप्शन है कि उसको ऐसे एक्सेलरेशन दो. तो ऐसा एक्सेलरेशन क्या करेगा? पूरे मेरी गो राउंड को लीनियर डिस्प्लेसमेंट करा सकता है पर उसको एंगुलर एक्सेलरेशन को इंक्रीज नहीं करा सकता है. तो देयर आर वन मोर एक्सेलरेशन इज देयर जो होता है टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट के टेंजेंट पे लगाना पड़ेगा. क्यों? ताकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो. समझ में आ रहा है? सो AC इज द कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सबको बोलना है तो अलग क्लास लूंगा, नहीं तो दूसरा क्लास नहीं लूंगा. यू हैव टू कंपल्सरीली बी अटेंटिव इन द क्लास, और आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें समझ में आएगी. तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल. उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये मस्ट एक्सेलरेशन है. डज इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एंगुलर एक्सेलरेशन? बिकॉज ये सेंट्रीपिटल है, इसका कोई काम नहीं है टू इंक्रीज द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कौन इंक्रीज करेगा? टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन. टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी. तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हम बोलते थे वो क्या होता था? v/t. हमने क्या बोला कि इसकी टेंजेंटिनियली कौन होता है? v. समझ में आ रहा है? तो at का फॉर्मूला क्या होगा? v/t. सिंपल. नॉर्मल. अभी हम क्या बात कर रहे हैं? लीनियर कंपोनेंट्स की. अब बात करेंगे अल्फा की. तो जब अल्फा की बात करेंगे तो क्या होगा? रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमको पता है. वी नो दैट द रिलेशन ऑफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी. अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इसका मैं डेरिवेशन ले लूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? dv/dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी. तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू आर अल्फा. बट इसमें क्या कंसीडर करना था कि ये जो अल्फा बना रहा है वो at बना रहा है. समझ में आ रहा है? AC इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अल्फा. तो ये फॉर्मूला तो मिल गया, जैसे S इज इक्वल टू आर थीटा मिला था. इसमें हमने समझा कि भाई एक्सियल वेक्टर की बात याद रखनी थी. इसमें क्या याद रखना था? ओमेगा विल बी सेम फॉर एवरी पार्टिकल, बट ओमेगा विल बी 0 फॉर द पार्टिकल एट द एक्सिस. एक्सिस के ऊपर का ही पार्टिकल ले लो तो ओमेगा 0. शायद ये बताना भूल गया था. तो इसके लिए दो पॉइंट्स थे. ओमेगा विल बी कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन द बॉडी. और सेंटर पे क्या होगा? सेंटर पे क्या होगा? पे डल रिस्पॉन्स भी नहीं जा रहा, अगर रिस्पॉन्स ना के वजह ये 0 हो जाएगा. और क्या बोल सकते हैं v के बारे में? कि v विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस गिवन ऑफ द पॉइंट, कि कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है उस पर. अब ये 80 मिल गया, पर 80 इज इक्वल टू आर अल्फा. तो इसके लिए याद रखना था एक्सियल वेक्टर वाला काम
इसके लिए 3 पॉइंट्स और इसके लिए पर्टिकुलर AT ही रिस्पॉन्सिबल है टू बिकम अल्फा। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, एक ही जगह पे 2 लग रहे हैं, समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन। तो एक AC इस तरफ लग रहा है, AT ऐसे लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इन रूट। असल में 2AB cos थीटा होगा, पर दोनों का एंगल 90 है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो लास्ट टर्म जीरो हो जाएगी, तो इतना बचेगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी देयर आर 2 कंपोनेंट्स। एक कौन सा है, सेंट्रीपिटल, वो मस्ट है, उसका कुछ काम है क्या, वो एक्सेलरेशन दे रहा है अपने को, एंगुलर दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दैट्स हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, नहीं तो सो रहे हो सबके सब। अब क्या होगा, टेंजेंट एंगल, टेंजेंट एंगल का यूज क्या है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी, बिकॉज नॉर्मल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही है, तो AT का भी यही होगा, फ्रॉम द टेंजेंट ड्रोन डिवाइड बाय टाइम। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dV/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये पता है, ये रिलेशन पता था, उसका डेरिवेशन लिया, इसकी जगह A लिख दिया, उसकी जगह अल्फा लिख दिया, पर ये कौन सा A है, तो AT है, कंपल्सरी AT होना चाहिए, AC इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अल्फा, सिंपल है। फिर इन दोनों का हमने अगर कहीं पे किसी सम में रिजल्टेंट पूछा है तो वो ऐसे मिलेगा। बस और कुछ तो बाकी नहीं है। डायरेक्शन ऑफ अल्फा भी समझ लो एक बार। फिर एक सेंटेंस लिखा था तो लिखा रहा हूं। ये सेंटेंस लिखो, सर्कुलर मोशन नॉट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन नॉट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सर्कुलर पाथ। विदाउट सर्कुलर पाथ circular variables can be introduced. Without circular path, circular variables can be introduced. Circular motion not always depends on circular path. उसके बाद कॉमा करके लिखना है विदाउट सर्क्यूलर पाथ सर्क्यूलर वेरिएबल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर. उसमें क्या लिखेंगे? तो रुद्रा जो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा था वो वाला केस याद करो कि वो ऐसे जा रहा था विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन कोई थर्ड पर्सन उसको यहाँ से अगर ऑब्जर्व करे तो एंगल बनाएगा थीटा, और वो अलग इंस्टेंस पे अगर यहाँ पहुँचा तो ये एंगल बन गया उससे छोटा. तो θ1 से θ2 कैसा है? लेस देन. मतलब इसके बारे में क्या बोलेंगे कि dθ/dt फॉर एवरी इंस्टेंस इज डिक्रीजिंग. समझ में आया? फॉर एवरी इंस्टेंस व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग हिम गोइंग लीनियरली कांस्टेंट वेलोसिटी, हमने को क्या लगेगा कि जो एंगल है वो हर बार कम होता जा रहा है. फॉर एवरी इंस्टेंस मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी का लीनियर का सम था, लेकिन इसमें भी अगर ऑब्जर्वर चेंज किया तो इसमें भी सर्कुलर वेरिएबल्स लगे. समझ में आ रहा है? सो देयर इज नॉट अ नेसेसरी थिंग टू हैव अ सर्कुलर पाथ टू इंट्रोड्यूस सर्कुलर वेरिएबल. ऐसे कोई कंडीशन में जब मैंने फ्रेम चेंज कर दी, इसलिए हमने ज़्यादा फोकस किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ज़्यादा जोर दिया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ध्यान देना पड़ेगा. अगर रेफरेंस फ्रेम इसके पीछे खड़े होकर इसको देखोगे तो वो सीधी लाइन में दिखेगा, वो सब लीनियर वेरिएबल से काम चल जाएगा. पर यहाँ खड़े होकर मैंने उसको देखा
तो एक एंगल बना, दूसरे इंस्टेंस पे दूसरा एंगल, तीसरे पे तीसरा एंगल, जैसे उसको देखे जाएंगे वैसे तो सारे एंगल्स फॉर इंस्टेंस कम होते जाएंगे, तो डी थीटा बाई डी टी कम होता जाएगा, तो ओमेगा भी कम होता जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा, वी एंड ओमेगा, ए सी क्या होता है, ए डी क्या होता है, ए नेट क्या होता है, फिर रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी के बाद क्या डिस्कस किया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कि हाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज द थिंग जिसकी वजह से मैकेनिक्स के सारे प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन था सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन वाली चीज़ें जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी हो, तो पर्टिकुलरली ये सब आ जाएगा। अभी आप रोटेशनल पढ़ने के लिए एलिजिबल हो।